आइए सुनते हैं मनु भंडारी जी की कहानी फांस। मुकदमा है कि खिंचता ही चला जा रहा है, तारीख पे तारीख, पेशी पर पेशी। शेखर ने पढ़ा सुना तो था कि कोर्ट में किस तरह मुकदमे घिसटते चले जाते हैं, पर पढ़ी सुनी बात और भोगी बात का अंतर पहली बार ही महसूस किया। वैसे मुकदमा उसी ने शुरू किया था, करना लाजमी ही नहीं ज़रूरी भी हो गया था। उसके बेहद चर्चित उपन्यास के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ करे, व्यावसायिकता के नाम पर उसका ऐसा कबाड़ा करे, बर्दाश्त के बाहर था ये उसके लिए। व्यावसायिक लेखन करना तो दूर, आज तक इस दिशा में उसने सोचा तक नहीं था। इसके चलते ही वो हमेशा टीवी और फिल्मों की दुनिया से दूर ही रहा था। पर इस बार जाने कैसे क्या हुआ कि वो इसकी चपेट में आ ही गया। बम्बई का एक फिल्म निर्देशक किस तरह उसके पीछे पड़ा, कैसे कैसे आश्वासन दिए, कैसे कैसे सब्ज बाग दिखाए कि वो अपने उपन्यास पर फिल्म बनवाने के लिए राज़ी हो गया। हाँ, उसने ये शर्त ज़रूर रख दी कि स्क्रिप्ट वो खुद लिखेगा और फिल्म बिल्कुल स्क्रिप्ट के अनुरूप ही बनेगी। थोड़ा सा जो भी हेरफेर होगा वो उसकी अनुमति लेकर ही होगा। उसकी हर मांग पर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए उस निर्देशक ने कहा था, अरे आप निश्चिंत रहिए ना दादा, जैसा आप बोलेगा सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। वो हिट फिल्म बनेगी इस थीम पर कि आप देखते रह जाएंगे। इधर फिल्म पूरी हुई नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर हाथों हाथ उठा ले जाएंगे। सिल्वर जुबली तो पक्की। मालूम मुझे कि आपका ये उपन्यास खूब चर्चा में रहा, पर देखिए फिल्म उससे भी ज़्यादा चर्चा में रहेगी। इस बार फिल्म निर्देशक के साथ फिल्म निर्माता भी आ गया था, बम्बई का कोई बिल्डर। बहुत पैसे वाला आदमी था वो, काफ़ी कनेक्शंस थे उसके। गदगदाते स्वर में बोला, अरे साहब, आप इस फिल्म से खूब नाम कमाएंगे और हम खूब पैसा। आज शेखर को ज़रूर लगता है कि क्यों नहीं बिल्डर के इस वाक्य पर वो सावधान हुआ, सारी बात पर फिर से सोचने को मजबूर हुआ। पर नहीं, उस समय तो उसे भी जैसे फिल्म का नशा सा ही चढ़ गया था। वो हिसाब लगाता, 6 साल में हजार प्रतियों के 6 संस्करण छपे, यानी 6000 प्रतियां छपी, जिन्हें पढ़ा होगा 60,000 लोगों ने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोगों ने। पर अगर फिल्म बनी और हिट हुई तो लाखों लाखों दर्शक होंगे इसके। आखिर हम लिखते किसके लिए हैं? अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ही तो लिखते हैं। फिर वो बात चाहे पुस्तक के रूप में पहुँचे, चाहे फिल्म के रूप में, माध्यम चाहे अलग अलग हो, बात तो वही होगी ना। और शेखर अपने जिस नए उपन्यास पर काम कर रहा था उसे बीच में ही छोड़कर स्क्रिप्ट लिखने में लग गया। पूरी करके उसे निर्देशक को सौंपने से पहले उसकी राय जानने के लिए उसने पूरा पढ़कर सुनाया। सुनते ही निर्देशक बोला, दादा आप तो स्क्रिप्ट भी खूब अच्छा लिखा, अब देखिए क्या धूम मचती है हमारी फिल्म की। कोई 10 महीने बाद निर्माता का फ़ोन आया कि फ़िल्म पूरी हो गई है, बस ज़रा सी एडिटिंग बाकी है। वो टिकट भेज रहा है, शेखर एक बार आकर देखे तो कि क्या कमाल किया है निर्देशक ने। पर बम्बई जाकर शेखर ने जो फिल्म देखी तो सर पीट लिया। कहाँ गई उसकी स्क्रिप्ट? ये क्या किया उसके उपन्यास का? खून खौलने लगा शेखर का। उन्होंने उसकी राय जानने के लिए जैसे ही उसकी ओर देखा, अडिग स्वर में शेखर ने कहा, यह फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? इतनी अच्छी फिल्म! और वाक्य भी पूरा नहीं करने दिया शेखर ने और एक तरह से चीख ही पड़ा। अपनी रचना के साथ बलात्कार से भी ज़्यादा तकलीफ देने वाला ये अनाचार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। बस कह दिया कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होगी तो नहीं होगी। शेखर की आवाज़, उसकी मुद्रा, उसका क्रोध स्वर देखकर भन्ना गया निर्माता। उसके भी तेवर चढ़ गए। आरंभिक दिनों का अनुरोध भरा स्वर एकाएक प्रतिरोध में बदल गया। पैसे की गर्मी ने जिसे और तिक्त बना दिया। क्या बात करते हैं साहब, जानते हैं इन 10 महीनों में 80 लाख रुपया खर्च हुआ है मेरा। फिल्म रिलीज़ नहीं होगी तो कौन भरेगा ये नुकसान? आप। उपन्यास लिखने में आपका क्या लगा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दस्ते कागज़। बुरी तरह बौखला गया शेखर। अपने लेखन की ऐसी तौहीन, ऐसा अपमान तो उसने आज तक बर्दाश्त नहीं किया। समझता क्या है ये बिल्डर अपने आप को? उसने भी उतने ही गुस्से में जवाब दिया, बिल्डर महोदय, मकान बनाकर पैसा ज़रूर कमाया होगा आपने, पर अकल और समझ तो बिल्कुल नहीं, वो भी साहित्यिक समझ। मैं नहीं आया था आपके पास अपना उपन्यास लेकर, आप ही खुद आए थे खुशामद करते। पीछे ही पड़ गए थे मेरे। कितनी बार तो मैंने मना किया था, लेकिन आप लोगों ने उस समय मेरी एक भी नहीं सुनी थी। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि व्यावसायिकता के नाम पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी मेरे उपन्यास के साथ। इसीलिए अपना काम बीच में ही छोड़कर स्क्रिप्ट तक मैंने खुद लिख कर दी थी आपको। अनुबंध में साफ लिखा हुआ है ये सब। पर आप लोगों ने मेरे उपन्यास के साथ क्या किया है ये सब?
बहस की बागडोर संभालते हुए अब निर्देशक ने अपना तर्क प्रस्तुत किया, पर बिल्कुल शांत स्वर में। दादा, आप तो जानते समझते हैं, अब ये दो अलग अलग माध्यम, सो बात रखने का ढंग भी तो अलग होगा ना। पर आपके उपन्यास की मूल बात तो आ गई ना, बल्कि हमारे बदलावों से और ज़्यादा असरदार बन के आई है। आप देखिए तो सही, हिट होकर कैसा नाम कमाती है ये फिल्म। बहुत अवार्ड मिलेंगे इस फिल्म को, देखिए तो सही आप। बकवास बंद करिए आप लोगों को कुछ। बीच में ही बात काटकर निर्देशक ने उतने ही शांत स्वर में अपनी बात आगे बढ़ाई। अच्छा दादा, सत्यजीत रे तो खूब नामी गिरामी निर्देशक है ना, देश विदेश में खूब नाम कमाया। उन्होंने जब प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म बनाई तो कितना कुछ बदला। कहानी का अंत जो कहानी की जान था, उसे तो बिल्कुल ही बदल दिया। बताया ना दादा, इस माध्यम में खुद बदलना तो पड़ता ही है। इन लोगों से बहस करना बेकार है, ये समझकर शेखर ने अपना निर्णय सुना दिया। ठीक है, आप अपनी फिल्म रिलीज करके कमाइए खूब पैसा, बस फिल्म का नाम बदल दीजिए और उसमें से मेरा नाम हटा दीजिए। इस तरह तर्क पर तर्क, बहस पर बहस चलती रही और आखिर सारी बात का समापन करते हुए बिल्डर ने खम ठोककर घोषणा कर दी कि फिल्म इसी हालत में रिलीज होगी, आपको जो करना है कर लीजिए। और तब पैसे के दम पर उछल कूद करने वाले इस बिल्डर को उसकी औकात दिखाने के लिए शेखर को मुकदमा करना ही पड़ा। शेखर अपने सिद्धांतों पर अटल, पूरी तरह समर्पित एक प्रतिष्ठित और यशस्वी लेखक, साहित्यकारों के बीच सम्मानित और पाठकों के बीच प्रशंसित। उसकी कोई कहानी छपती तो पाठकों के पत्रों की झड़ी लग जाती, उपन्यास छपता तो चर्चा के केंद्र में आ जाता। पर कानून की तो अपनी ही दुनिया, वहाँ न इसके यश के लिए कोई जगह थी, न प्रतिष्ठा के लिए। वहाँ चाहिए तर्क और उन्हें प्रस्तुत करने का वकील का कौशल। 3 साल में 8-9 पेशियां भुगतने के बाद, इतने मजबूत केस के बावजूद जब वो लोअर कोर्ट में हार गया तो उसके पांव तले की ज़मीन ही खिसक गई। पेशी पर साथ जाने वाले दोस्तों ने कहा, यार क्या लचर वकील किया तुमने भी, कैसी बेजान जिरह करता था। किसी ने कहा, हो ना हो ये वकील निश्चित रूप से उनके साथ मिला हुआ था। मुझे तो लगता है कि बिल्डर ने पैसा खिलाकर जीता है ये मुकदमा। अरे आजकल कोर्ट में भी चलता है ये सब। तरह तरह की बातें, तरह तरह के अनुमान। जो भी हो, शेखर के सामने नंगी सच्चाई यही थी कि जिस बिल्डर को उसकी औकात दिखाने के लिए उसने मुकदमा किया था, आज कानून ने उसे उसकी औकात दिखा दी। क्या करे वो अब, हार मान ले, घुटने टेक दे बिल्डर के सामने, होने दे अपने नाम और उपन्यास की मट्टी पलीत, बर्दाश्त करे व्यावसायिकता के नाम पर यूं खुलेआम बिक जाने की तोहमत। नहीं, अब ये मात्र मुकदमा नहीं रह गया उसके लिए, उसके आत्मसम्मान, उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। आज तक वो कभी सत्ता के सामने नहीं झुका, सारे खतरे मोल लेकर भी आपातकाल के दौरान वो कभी इंदिरा गांधी के दरबार में हाजिरी बजाने नहीं गया। आज इस बिल्डर के आगे घुटने टेक दे? नहीं, वो आगे अपील करेगा। दोस्तों ने सलाह दी कि अब वो कोई अच्छा वकील करे जो केवल दमदार ही नहीं, कॉपीराइट विशेषज्ञ भी हो। दोस्तों ने अपने सामर्थ्य भर मदद करने का वायदा भी किया। दोस्तों की सलाह और सहायता के चलते बड़ा वकील किया गया, पर बड़े वकील की बड़ी फीस, बड़े नखरे। पहले वकील की तरह पूरे मुकदमे की एक मुश्त की रकम नहीं ली इसने, पर हियरिंग के हिसाब से भी नहीं, बल्कि पर अपीयरेंस के हिसाब से फीस तय की, यानी कि बहस हो ना हो, कोर्ट में प्रकट होने मात्र पर वो पूरी फीस लेंगे, पूरे 10,000 रुपये। शेखर ने अपने सामाजिक महत्व और आर्थिक स्थिति का हवाला देकर बहुत आग्रह अनुरोध किया फीस कम करने के लिए, पर वकील अपनी जगह अड़िग, उसका अपना तर्क। मुझे याद नहीं आता कि कॉपीराइट के अंदर इस तरह का कोई केस आया हो कभी। अपनी तरह का बिल्कुल अलग केस है ये। कितनी तैयारी करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए। मजबूरी में शेखर को अपनी स्वीकृति देनी पड़ी और अंततः सेशन कोर्ट में अपील दाखिल हो गई। केस शुरू करने से पहले जज ने फिल्म देखी, उपन्यास भी पढ़ा तो शेखर को लगा कि हाँ, ये हुई ना कुछ बात। लोअर कोर्ट में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं फैसला किस आधार पे दे दिया था उस जज ने। ज़रूर खिलाने पिलाने वाली बात का चक्कर ही रहा होगा। केस की पहली तारीख जो बहस हुई, उसमें वकील ने अनुबंध की सारी शर्तों का उल्लंघन करके बनाई गई इस फिल्म की धज्जियां बिखेरते हुए शेखर के पक्ष में ऐसे ठोस तर्क प्रस्तुत किए कि शेखर को पूरी उम्मीद बन गई कि अब वो ज़रूर केस जीत जाएगा। पर उसके बाद की 3 तारीखें किसी न किसी कारण से बिना बहस के ही निकल गईं।
मामला तो जहाँ का तहाँ अटका रहा, पर वकील तो अपनी उपस्थिति मात्र के 10,000 रुपये झटकता रहा। अब शेखर करे तो क्या करे? कर्ज है कि बढ़ता ही जा रहा है। 3 महीने से मकान का किराया तक नहीं दे पाया है वो। ये तो मकान मालिक से संबंध अच्छे हैं इसलिए गम खाए बैठा है, पर वो जानता है कि मामला ज़्यादा खिंचा तो इस गम को आक्रोश में बदलते देर नहीं लगेगी। आज से ठीक 3 महीने बाद केस की तारीख है और शेखर को अभी से चिंता हो रही है कि इस बार कैसे वो वकील की फीस चुकाएगा। भरसक मदद करने वाले दोस्तों, परिचितों और परिवार वालों ने पिछली बार ही अपनी मजबूरी जाहिर कर दी थी। प्रकाशक भी पैसों की जगह अब सुझाव देते। अरे आप भी किस चक्कर में पड़ गए हैं शेखर बाबू? छोड़िए ये मुकदमा बैठकर अपना लिखिए। कौन नहीं जानता आपको और आपके लेखन को। बुराई का क्या ठेकरा फूटेगा तो उससे फिल्म वालों का सर फूटेगा। बुराई का ठेकरा फूटेगा तो उस फिल्म वाले का सर फूटेगा। दूसरा बोला, आप तो बस अपना वो अधूरा उपन्यास पूरा कर दीजिए। जानते तो हैं कितना पैसा खर्च किया है हमने उस विज्ञापन पर। सोचिए कि पुरानी रचनाओं पर आखिर कितना एडवांस दिया जा सकता है। उपन्यास नहीं तो कुछ और लिख दीजिए। पर आप तो आजकल देने के नहीं बस लेने के चक्कर में रहते हैं। सारे साहित्यिक जगत में इस केस की चर्चा हो रही है। अखबारों और पत्रिकाओं में इस पर लेख भी छपे हैं। सुझाव, आरोप और सद्भावना सब कुछ बरसाया जा रहा है शेखर पर। बस नहीं दिया जा रहा है तो पैसा, और शेखर को इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पर पैसे के सारे रास्ते बंद। कुछ सोचता ही नहीं कि कैसे इस समस्या से उभरे वो, कि पता नहीं क्यों और कैसे उसके दिमाग में अचानक एक घटना कौंधी। ये कोई 5-6 साल पहले लोकप्रिय प्रकाशन का एक प्रकाशक आया था उसके पास। शेखर साहब, आपसे एक विनती करने आया हूँ आज। आप तो जानते हैं कि हम किस तरह की पेपर बैक पुस्तकें छापते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका लेखन बहुत ऊंचे दर्जे का है, पर आपकी कलम में तो जादू है। कैसे धूम मची हुई है आपके नाम की। अगर आप कभी कभी ऐसी रचनाओं पर भी कलम चला दें तो यहाँ भी कमाल कर देंगे। पैसा आपको पूरा मिलेगा, बल्कि कहेंगे तो कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा। बस आप यहाँ आए कैसे? जानते नहीं कि? जानता हूँ, पर आज तो ज़माना आम आदमी का है। आज तो सरकार भी आम आदमी की ही बात करती है, तो लेखकों को तो और ज़्यादा सोचना चाहिए आम आदमी के बारे में। सोचिए, आपकी रचनाओं को कितने पाठक पढ़ते होंगे। असली पाठक तो इन रचनाओं से मिलेंगे आपको। नहीं, अश्लील बिल्कुल नहीं। मैं कुछ किताबें लाया हूँ, आप पढ़कर देख लीजिए बस। मनोरंजक, चटपटी। आदमी एक बार पढ़ना शुरू करे तो ख़त्म करके ही उठे। और फिर आपको परहेज़ हो तो किसी फेक नाम से लिखिए। इन किताबों के लेखकों के नाम ही कौन असली हैं? 5-7 किताबें लिख गई तो फिर वही नाम चल पड़ेगा। आज तो ये भी याद नहीं कि और न जाने क्या क्या बोलता रहा था वो। याद है तो केवल इतना कि बड़ी शालीनता पर दृढ़ता से उसने उसे घर का दरवाज़ा दिखा दिया था और उसकी छोड़ी हुई किताबें कहीं पटक दी थी। अचानक वो उठा और अपनी स्टडी के एक कोने में पड़ी बेकार सी किताबों के बीच से उन्हें ढूंढ निकाला। गनीमत है उसने उन्हें रद्दी में नहीं फेंका था। 10 दिन में उसने उन 7 किताबों को पढ़ डाला। सचमुच अश्लील तो नहीं थी वो, पर था क्या उनमें? शुद्ध बकवास। पर यही बकवास आज उसे पैसा तो दिलवा सकती है, और आज तो उसे बस पैसा चाहिए। जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, क्योंकि हर हाल में ये मुकदमा तो उसे लड़ना ही है। कभी कभी बेहद परेशानी के क्षणों में वो मुकदमा वापस लेने की बात सोचता भी तो बिल्डर की भर्त्सनापूर्ण मुद्रा उसकी आंखों के आगे तैर जाती और उसके वो अपमानजनक शब्द कानों में गूंजने लगते। जानते हैं, फिल्म बनाने में 80 लाख रुपया लगा है मेरा। उपन्यास लिखने में आपका क्या लगा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दस्ते कागज़। और उसका रोम रोम सुलगने लगता। मुकदमा तो वो कभी वापस नहीं लेगा। व्यावसायिकता के नाम पर जिसने उसके बेहद चर्चित उत्कृष्ट उपन्यास को पहले तो ऐसा अश्लील बना दिया और फिर किस बेशर्मी से उसकी कीमत लगा रहा था। 2 दस्ते कागज़। कुछ तो कीमत चुकानी ही होगी उसे अपनी इस बेहयाई की। मन में बिल्डर के प्रति भरे इस क्रोध ने उसके दिमाग की घटनाओं की उठापटक, पात्रों की जोड़ तोड़, बेहूदे प्रेम प्रसंग, दिमाग में हिंदी फिल्में, टीवी के बकवास सीरियल्स, पढ़ी हुई कुछ ऐसी ही सड़क छाप अंग्रेजी पुस्तकें तैरती रहीं। इन्हीं सब से तो मिलेंगी उसे अपने लिए सामग्री। और चौथे दिन जैसे ही पत्नी ऑफिस गई उसने कलम उठा ली। पर लिखने बैठा तो एक क्षण को उसके अपने ही भीतर एक धिक्कार भाव फूटा। अरे क्या कर रहा है वो ये? कुछ देर वो हथेलियों में सर थामे बैठे रहा, पर फिर एक संकल्प के साथ सारे अगर मगर और धिक्कार भाव को उसने परे सरकाया और लिखने में जुट गया। 2-4 दिन तक तो वो केवल पन्ने लिख लिख कर फाड़ता रहा। बात कुछ सध ही नहीं रही थी, पर अंततः गाड़ी चल ही पड़ी।
उसके इस लेखन की एकमात्र राजदार उसकी पत्नी। उससे छुपाना तो मुश्किल था, पर इसके अलावा उसने किसी को हवा तक न लगने दी कि पैसे की ज़रूरत ने आखिर उसे कहाँ ला खड़ा किया है। वो खुद हैरत में था। साल में उसने 6 किताबें लिख डाली। बड़ा आसान है ये लेखन तो। थोड़ी सी मेहनत और 60,000 रुपये पॉकेट में। बिना किसी तनाव और परेशानी के उसने 5 पेशियाँ भुगत ली इन पैसों से। 5वीं पेशी में जज ने जब फिल्म निर्देशक को बोलने के लिए कहा तो शेखर हैरान। धीरे से अपने वकील से बोला, अरे अब क्या निर्देशक जिरह करेगा? जज साहब, इसे क्या फिल्मी कोड बनाए जा रहे हैं? चुप करो, मैंने कहा ना कि ये अपनी तरह का एक अलग ही केस है। जज साहब भी इसे कुछ अलग ही तरह से डील करेंगे। हो सकता है अगली पेशी में तुमसे बोलने को कहें। और सचमुच छठी पेशी में जज ने शेखर से कहा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पक्ष में? और शेखर खड़ा हो गया। आधे घंटे तक ऐसा धुआंधार भाषण झाड़ा कि सब स्तब्ध। समाज में एक पूरी तरह की कमिटेड लेखक की भूमिका, उसका योगदान, उसका त्याग, इन सब का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए शेखर ने कहा, सर, ऐसा लेखक पैसों के लिए कभी नहीं लिखता। लिखता है तो समाज की रूढ़ियों और ढकोसलों पर चोट करने के लिए, बिना किसी खौफ से सत्ता की गलत नीतियों और उसके समाज विरोधी कारनामों पर प्रहार करने के लिए, बेबस और मूक जनता की तकलीफ़ों को उजागर करने के लिए। आज कैसे पैसे ने मनुष्य की संवेदना को सोख लिया है, सारे मूल्यों को ध्वस्त कर दिया है, आपसी संबंधों की धुरी ही बिगाड़ दी है। आज इस व्यावसायिकता के भयंकर परिणामों को उजागर करके लोगों को सावधान करता है लेखक। और भी जाने क्या क्या गिना दिया शेखर ने, और अंत में उपसंहार करते हुए बोला, सर, न मैं आज तक कभी सत्ता के सामने झुका, न पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए मैंने कभी समझौता किया। एक ऐसे लेखक की रचना के साथ लिखित अनुबंध के बावजूद व्यावसायिकता के नाम पर कोई ऐसा खिलवाड़ करे, उसकी ऐसी छीछा-लेदर करे, ये तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामाजिक दृष्टि से ही नहीं, कानून की दृष्टि से भी मेरा पक्ष बहुत बहुत मजबूत है। आपने फिल्म देखी, उपन्यास भी पढ़ा, अब आप खुद ही देखिए कि अनुबंध की शर्तों की कैसी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सिर्फ पैसे के बल पर ही आ सकता है बेहूदगी करने का ये हौसला, ये हिम्मत। यही सोचा होगा ना कि जो चाहे कर ले, वो क्या बिगाड़ सकता है उसका ये बेचारा गरीब लेखक? उसकी औकात ही क्या है? पता नहीं क्रोध से या आवेश से शेखर की सांस फूल गई और वह एकाएक चुप हो गया। बस उसके बाद उस दिन और कुछ नहीं हुआ और अदालत की कार्रवाई समाप्त करके जज उठकर चले गए तो मित्रों ने शेखर को घेर लिया। वकील ने उसकी पीठ थपथपाकर हंसते हुए कहा, मिस्टर शेखर, जज ने नहीं बल्कि फिल्मी कोर्ट तो इसे आज आपके भाषण ने बना दिया। पर वाह, बहुत बहुत अच्छा बोले आज आप, कमाल कर दिया। जज के चेहरे का इम्प्रेशन देखा? जानते हैं मेरे कान आपकी बात पर लगे थे, पर मेरी आंखें जज के चेहरे पर टिकी हुई थी, उसके एक एक भाव को पढ़ रही थी। आई कैन रीड, ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। और शेखर को अपनी ओर खींचते हुए वकील ने जैसे अपना फैसला सुना दिया। मिस्टर शेखर, समझिए आप मुकदमा जीत गए। आई एम 100% श्योर। शेखर बोलने को तो धुआंधार बोल गया, पर उसके बाद ना तो मित्रों की प्रशंसा उसे पुलकित कर रही थी, न वकील का जीत का आश्वासन। आह्लादित उसके मन को मथ रहा था, बुरी तरह कचोट रहा था। तो सिर्फ एक प्रश्न, अगर वो जीत भी गया तो सचमुच क्या ये जीत उसकी होगी? ये थी मनु भंडारी जी की कहानी फांस। सुनने के लिए धन्यवाद।